जय श्री राम बच्चों। कल जो वीडियो डाला था वो प्रश्नावली 5 का था, समांतर श्रेणी का। उसको देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइबर काफ़ी कम है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं लगातार आपको अच्छे से अच्छा कार्य देता रहूं। आज जो मैं वीडियो डाल रहा हूं आपको बेटा, वो छठी प्रश्नावली का डाल रहा हूं। त्रिभुज वाली जो प्रश्नावली है 10वीं क्लास में, अभ्यास 6, और उसके लिए बोर्ड ने जो अंक निर्धारित किए हैं वो इस तरह से हैं। 1+1+2 अर्थात एक प्रश्न होगा 1 नंबर का, एक प्रश्न होगा 1 नंबर का और एक प्रश्न होगा 2 नंबर का। ऐसे 3 प्रश्न आने हैं इस प्रश्नावली में से, अभ्यास 6 में से। त्रिभुज वाली जो प्रश्नावली है हमारी समरूपता की, त्रिभुजों की समरूपता वाली प्रश्नावली है। और टोटल अंक कितने हैं बेटा? 4 अंक की है ये प्रश्नावली। तो इसमें छोटे प्रश्न ही महत्वपूर्ण है, 1-1 नंबर के, 2-2 नंबर के, और जो बड़ा प्रश्न हो उसको देखने की आवश्यकता ही नहीं है इसके अंदर। तो कुछ प्रश्न चुने हैं मैंने इसमें, देखो ध्यान से। जैसे खालिस्तान में प्रश्न आएगा, एक प्रश्न खालिस्तान के अंदर आएगा, एक अवसाद में आएगा इसका। तो पहला प्रश्न इसमें दे रखा है, जैसे आपके उसमें 6.1 में दे भी रखा है। 6.1 में जो प्रश्न है वो खालिस्तान ही है अधिकतर उसके अंदर। पहले प्रश्न में 5-6 खालिस्तान दे रखे हैं, तो उनको अच्छी तरह से पढ़ना उनको। उसके अलावा भी प्रश्न बनाया मैंने, जैसे सभी व्रत खालिस्तान होते हैं, तो खालिस्तान में क्या आएगा बेटा? समरूप। क्या होते हैं? समरूप। पहले तो मैं आपको समरूप और सर्वांग समता में डिफरेंस बताता हूँ कि समरूप कौन होते हैं और सर्वांग समता का मतलब क्या होता है। कोई भी आकृति कब समरूप होती है और कब सर्वांग सम होती है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। देखो, समरूप तो कब होती है? कोई सा भी बहुभुज समान रूप से दिखने वाले बहुभुज समरूप होते हैं। जैसे क्या बनाया मैंने? ये ट्रायंगल, त्रिभुज, ठीक है। और एक और त्रिभुज बना दिया, देखिए मैंने, ये 2 त्रिभुज हो गए। अब ये दिखने में एक जैसे हैं, या माप मायने नहीं रखती है कि इनकी भुजाएं बड़ी है छोटी है, एक छोटा त्रिभुज एक बड़ा त्रिभुज है। समरूपता में दिखने की बात, समरूप अर्थात रूप समान हो। तो यहाँ पे देखो दोनों की माप समान है या नहीं है, लेकिन इसमें 3 भुजा है और इसमें भी कितनी भुजा है? 3 भुजा है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे। क्या होंगे? समरूप होंगे। ऐसे जैसे एक चतुर्भुज है कोई, और दूसरा भी चतुर्भुज है, चाहे बड़ा हो चाहे इससे छोटा हो, तो इस तरह से ये दोनों चतुर्भुज है, इसमें भी 4 भुजा है और इसमें भी 4 भुजा है, तो ये दोनों भी क्या होंगे बेटा? समरूप होंगे। समझ गए ना? तो समरूप का मतलब वे आकृतियां जो दिखने में समान हो। मूल रूप से इसकी परिभाषा यही है, मतलब सामान्य रूप से तो कि जो दिखने में समान हो वो समरूप होते हैं। अब जैसे पहला प्रश्न हमने अभी आपको पढ़ाया था कि सभी वृत्त समरूप होते हैं। क्या लिखा था पहले प्रश्न में बेटा? सभी व्रत समरूप होते हैं। सभी व्रत समरूप होते हैं। तो सभी व्रत मतलब छोटे बड़े व्रत, जिसकी त्रिज्या छोटी हो बड़ी हो, सब समरूप होंगे। जैसे एक व्रत इस तरह से दे रखा है, दूसरा व्रत इस तरह से दे रखा है, तो दोनों समरूप है, क्योंकि ये भी परिधि वाला एरिया घेर रखा है, इसने भी परिधि के द्वारा एरिया घेर रखा है। तो दोनों आकृतियां क्या होती है? समरूप होती है। सर्वांग सम नहीं हो सकती है ये, क्योंकि सर्वांग समता की परिभाषा अलग तरीके से होती है। ठीक है बेटा? तो यहाँ पे खालिस्तान में क्या आएगा? समरूप आएगा, क्योंकि सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं, सर्वांग सम नहीं होते हैं। दूसरा दे रखा है सभी वर्ग समरूप होते हैं। जैसे वर्ग के बताया इसने, सभी वर्ग मतलब सारे छोटे बड़े वर्ग। जैसे यही मान लो वर्ग है आपके, तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, दो आकृति अगर एक जैसी दिखने में है तो वो आपस में क्या होती है? समरूप होती है। तो खालिस्तान में क्या आएगा? प्रश्न इस तरह से पूछेगा आपसे, जैसे इसमें लिखा हुआ है, जब मैंने अंडरलाइन किया है, ये क्या है? इसमें खालिस्तान है यहाँ पर। जैसे सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं तो आपको क्या लिखना होगा उसमें? समरूप। जैसे सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं तो आपको क्या लिखना होगा? समरूप। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? समबाहु त्रिभुज। कैसे त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। इसमें देखो ऑप्शन भी दे रखा है कि समबाहु या समद्वि बाहु। तो जो समबाहु त्रिभुज होते हैं वो सारे त्रिभुज समरूप होते हैं। समबाहु का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। जो समबाहु त्रिभुज होते हैं जिसकी तीनों भुजा क्या होती है बेटा? समान होती है, वो आपस में समरूप होते हैं। कारण होता है क्योंकि प्रत्येक समबाहु त्रिभुज का
प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। चाहे छोटा त्रिभुज हो चाहे बड़ा समबाहु त्रिभुज हो, कोण तो उतने ही डिग्री का रहेगा। कितने डिग्री का रहेगा? 60 डिग्री का। तीनों कोण बराबर हो रहे हैं ना, और 3 भुजाएं हैं, इसलिए प्रत्येक समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होते हैं बेटा? समरूप होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, समबाहु त्रिभुज का हो गया। दूसरा बता रहा है दो बहुभुज कब समरूप होते हैं? दो बहुभुज कब समरूप होते हैं? ये ऑप्शन के रूप में बनाया है प्रश्न, तो आंसर दे रखा है देखो, अति लघुत्रात्मक। कब समरूप होंगे? जब संगत भुजाएं कैसी हो? समानुपाती, तथा संगत कोण क्या हो? समान। दो बहुभुज कब समरूप होते हैं? जब उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो और संगत कोण समान हो। अब ध्यान से देखिए इधर, ये तो मैंने समरूपता के बारे में बताया आपको, प्रश्नावली भी समरूपता की हमारी 9th क्लास में है सर्वांग समता, तो उससे संबंधित मैटर तो आ भी नहीं सकता है, लेकिन इसको क्लियर करने के लिए मैं आपको सर्वांग समता भी समझा देता हूँ। सर्वांग समता का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखिए, क्या मतलब होता है बेटा सर्वांग समता का? जब दो बहुभुजों की भुजाएं समान हो, समान हो। जब दो बहुभुजों की भुजाएं क्या हो? समान हो। भुजाएं समान ही होनी चाहिए, तो फिर वो क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। क्या होंगे बेटा? सर्वांग सम होंगे। जैसे एक त्रिभुज है आपका इस तरह से, और एक त्रिभुज और है आपका इस तरह से। अगर इनकी भुजाओं की लंबाई समान है, इस तरह से संगत भुजाओं की लंबाई क्या है? समान, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे बेटा? सर्वांग सम होंगे। सर्वांग सम होंगे। अब देखो, समरूपता का तो निशान होता है इस तरह से, समरूपता का निशान इस तरह से बनाते हैं, और सर्वांग समता का निशान क्या होता है बेटा? दो आकृतियां का सर्वांग सम होती है तो उनको किस तरह से लिखते हैं? इस तरह से सर्वांग समता का निशान बनाते हैं। ये सर्वांग समता का निशान होता है। ठीक है, सर्वांग समता तो 9th क्लास का है, लेकिन सर्वांग समता में आकृतियों की जो भुजाएं होती है वो क्या होती है? बिल्कुल समान होती है लंबाई में एकदम। और समरूपता में आवश्यक नहीं है समान हो, भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए। जैसे इसमें 3 भुजा, इसमें भी 3 भुजा, इसमें 4 भुजा, इसमें भी 4 भुजा है। समझ गए? जैसे व्रत होता है, अब व्रत में कोई भुजा नहीं होती है, लेकिन इसकी जो त्रिज्या होती है ना, इसमें छोटी त्रिज्या है और इसमें बड़ी त्रिज्या है। ठीक है, लेकिन आकृति तो एक जैसी दिख रही है ना, इसलिए समरूप तो है, ये सर्वांग सम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी त्रिज्या छोटी है और इसकी त्रिज्या बड़ी है। समझ गए ना? जहाँ छोटी बड़ी की बात आ जाए तो फिर वह क्या होती है? सर्वांग सम नहीं होती है। समझ गए? और समरूप जरूर होती है। अगला जो टॉपिक समझा रहा था आपको मैं, वो क्या था बेटा? इसी में समरूपता का ही। तो बहुभुज स्पष्ट परिभाषा है इसकी। फिर दो बहुभुज कब समरूप होते हैं? जब उसमें दो शर्तें लागू हो, जब दो चीजें उसमें लागू हो रही हो। पहली क्या होती है? संगत भुजाएं समानुपाती हो। संगत भुजाएं समानुपाती हो, समानुपाती हो, संगत भुजाएं समानुपाती हो। और दूसरी शर्त क्या होनी चाहिए? संगत कोण समान होने चाहिए। संगत कोण समान हो, संगत कोण समान होने चाहिए। संगत भुजाएं समानुपाती हो और संगत कोण समान हो। कैसे? जैसे मान लो एक त्रिभुज है आपका ये, और इसी तरह से एक दूसरा त्रिभुज है आपका। अब मैं इसमें नाम लिख देता हूँ इसका, तो ए बी सी, और इस त्रिभुज का मैंने नाम लिख दिया पी क्यू आर। अब ये दोनों त्रिभुज कब समरूप होंगे? इस नियम के अनुसार, जब इनकी संगत भुजाएं समानुपाती। संगत भुजा का मतलब ए बी के संगत कौन सी भुजा होगी इस त्रिभुज की? पी क्यू। कौन सी भुजा होगी? पी क्यू। ए बी के संगत कौन सी भुजा होगी बेटा? पी क्यू। ठीक है, तो ये तो समानुपाती होनी चाहिए। समान नहीं, समान हो जाएगी तो फिर ये आकृति क्या हो जाएगी? सर्वांग सम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सर्वांग सम हो जाएगी फिर ये आकृति। तो समरूप सिद्ध करना है तो अनुपात समान होना चाहिए भुजाओं का। जैसे ए बी और पी क्यू का अनुपात बनाए तो क्या अनुपात बनेगा बेटा? ए बी बटा पी क्यू, ये अनुपात होगा। ये बराबर होना चाहिए किसके? जैसे बी सी भुजा की संगत कौन सी भुजा होगी? बी सी भुजा की संगत क्यू आर भुजा होगी, तो यहाँ इनका भी अनुपात बना दो, बी सी बटा क्यू आर। ठीक है, ऐसे ही ऐसी भुजा की संगत कौन सी भुजा होगी? पी क्यू भुजा होगी, तो इसका भी अनुपात बना दीजिए, ए सी बटा पी आर। अब ये अनुपात बराबर होना चाहिए तीनों भुजाओं का। जैसे ए बी बी सी ए सी, ये तो पहले त्रिभुज की भुजा हो गई, पी क्यू क्यू आर पी आर दूसरे त्रिभुज की भुजा हो गई। इनका जो अनुपात बना है तो अनुपात बराबर होना चाहिए। ठीक है, और ये तो पहली शर्त हो गई, कौन सी? संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तो संगत भुजाएं इस तरह से समानुपाती होनी चाहिए। दूसरी शर्त क्या थी हमारी? संगत कोण समान हो। संगत कोण समान होनी चाहिए। अब संगत कोण कौन कौन से? जैसे एक के संगत कौन सा कोण होगा? पी,
बी के संगत कौन सा होगा, क्यू, और सी के संगत कौन सा होगा, आर। तो ये समान होने चाहिए, बराबर ही होने चाहिए। अर्थात ये कोण पढ़ते हैं इस निशान को, कोण ए बराबर होना चाहिए किसके, कोण पी के। ए किसके बराबर होना चाहिए, पी के। लिखा है मैंने यहाँ पर, कोण ए बराबर होना चाहिए कोण पी के। इसी तरह से कोण बी बराबर होना चाहिए कोण क्यू के। जो चित्र में दे रखा है बी हमारा कोण है, किसके बराबर होना चाहिए, कोण क्यू के बराबर होना चाहिए। और तीसरा कोण कौन सा बचा बेटा, इसका तो कोण सी बराबर होना चाहिए कोण आर के। तीनों कोण क्या होने चाहिए, बराबर। कोण तो बराबर होने चाहिए और भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। अगर ऐसा है, भुजाएं समानुपाती है, कोण बराबर है दोनों त्रिभुजों के, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप। लिखते कैसे हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सी। इस निशान को त्रिभुज पढ़ते हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप है, तो समरूपता का निशान लगाते हैं यहाँ पर इस तरह से। समरूप हैं किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। इस तरह से करते हैं समरूप। भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए और कोण क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, इस तरह से समरूप होते हैं दो त्रिभुज, क्योंकि प्रश्नावली हमारे त्रिभुजों से संबंधित है, तो प्रश्न भी आपके त्रिभुजों से संबंधित बनने हैं इसमें। अगला देखिए इसमें क्या दे रखा है, फिर इसके बाद अगला प्रश्न दिया है इसने, समान कोणिक त्रिभुज किन्हें कहते हैं। ये प्रश्न आया हुआ है बेटा, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए इसको अच्छी तरह से याद रखना। केवल जो शब्द लिखा हो उसी से सिद्ध हो जाता है कि क्या परिभाषा होगी इसकी। समान कोणिक त्रिभुज किन्हें कहते हैं, किसे नहीं लिख सकते, क्योंकि किसे में तो एक हो जाएगा। यहाँ समान कोणिक त्रिभुज कब कहलाएंगे, जब एक से ज़्यादा त्रिभुज होंगे। तो उन्हें यहाँ किन्हें का प्रयोग किया मैंने, किन्हें कहते हैं, समान कोणिक त्रिभुज किन्हें कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी बेटा, समान कोणिक मतलब कोण क्या होने चाहिए, समान, वो समान कोणिक त्रिभुज। यहाँ भी लिखा है मैंने, देखो, जब दो त्रिभुजों के तीनों संगत कोण क्या हो, समान हो। जब दो त्रिभुजों के तीनों संगत कोण क्या हो, समान हो, तो वो क्या कहलाते हैं, समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। तो परिभाषा क्या बन जाती है बेटा, दो त्रिभुजों के तीनों संगत कोण कैसे होने चाहिए, समान हो। तीनों संगत कोण क्या हो बेटा, समान हो, तो वो त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समान कोणिक त्रिभुज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, समान कोणिक त्रिभुज कहलाएंगे। आगे देखिए, और क्या इंपॉर्टेंट है इस प्रश्नावली में। इस प्रश्नावली में दूसरा जो प्रश्न बन रहा है वो क्या बन रहा है बेटा, आगे जो प्रश्न बन रहा है, थेल्स प्रमेय। ये इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, इंपॉर्टेंट प्रमेय है। ये आया करती थी पहले, जब ये प्रश्नावली 6 नंबर की होती थी, 7-8 नंबर की होती थी, तो उस वक्त इसमें से 6 नंबर का एक प्रश्न आता था। और ये थेल्स प्रमेय, एक वो क्षेत्रफल वाली प्रमेय, एक पाइथागोरस प्रमेय, तीनों प्रमेय में से एक प्रमेय 100% आती थी। तो अब तो बड़ा प्रश्न तो आता नहीं है, इसमें से आना नहीं है, तो केवल प्रमेय सिद्ध करने के लिए कहेगा नहीं, केवल प्रमेय की परिभाषा पूछ सकता है आपसे, थेल्स प्रमेय का क्या अर्थ होता है या किसे कहते हैं थेल्स प्रमेय। तो इसको ध्यान से समझ लेना। थेल्स प्रमेय दूसरा नाम होता है इसका आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, ये भी याद रखना। थेल्स प्रमेय का दूसरा नाम क्या होता है, इस तरह से पूछा जा सकता है। थेल्स प्रमेय का अन्य नाम क्या होता है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। होती क्या है बेटा, ये किसे कहते हैं, परिभाषा लिखी है यहाँ पर। तो जैसे अतिलघुत्तरात्मक पूछ लिया तो परिभाषा पूछी जा सकती है 1 नंबर में उसमें। तो परिभाषा क्या बनी थी बेटा, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींची जाए, एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींची जाए, तो वह रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ध्यान से देखिए, मैं समझा देता हूं आपको थेल्स प्रमेय क्या होती है। थेल्स प्रमेय, और इसका दूसरा नाम क्या बताया था मैंने अभी आपको, आधारभूत समानुपातिक, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। ठीक है बेटा, ये दूसरा नाम होता है। और होती क्या है, पहले चित्र से समझाता हूँ। देखो, रट के याद नहीं कर सकते हैं हम, अगर हम रटने बैठेंगे तो भूल जाएंगे उसको, कुछ समय के लिए याद रहेगी, बीच में से 1-2 शब्द भी गायब हो गए तो पूरी प्रमेय गायब दिमाग में से। तो चित्र से समझ के याद रखते हैं तो हमेशा याद रहती है परमानेंटली। जैसे ये एक त्रिभुज है आपके सामने, ध्यान से समझना, परिभाषा अपने आप याद हो जाएगी इस चित्र से आपको।
त्रिभुज है, नाम लिख दिया मैंने इसको ABC, या PQR लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। ABC मैंने इसका नाम लिख दिया है। अब इससे मैं प्रमेय बना रहा हूँ, थेल्स प्रमेय। देखिए थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, 3 भुजा इसमें 1 2 3, किसी भी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचनी है। जैसे BC भुजा के समांतर खींच रहा हूँ मैं, तो इसके समांतर एक रेखा तो नीचे खींच सकती है, लेकिन इसके समांतर अगर नीचे खींचेंगे तो उसका त्रिभुज से कोई लेना देना नहीं रहेगा, क्योंकि वो त्रिभुज के बाहर आ गई, तो इधर नीचे नहीं खींचनी है। इसके समांतर हमको ऊपर की साइड रेखा खींचनी है। जैसे मान लो मैंने ये रेखा खींच दी, ये रेखा इसके समांतर होनी चाहिए, ये नियम है। एक भुजा के समांतर अगर रेखा खींच दी, इसको नाम दे दिया मैंने DE। क्या नाम दे दिया? DE। तो एक भुजा के समांतर अगर रेखा खींच दी तो शेष 2 भुजा कौन कौन सी बची? AB और AC। इसके तो समांतर रेखा खींच दी। अब त्रिभुज की 2 भुजा कौन कौन सी बची? AB और AC रेखा बची। तो इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, अतः इनका जो अनुपात बढ़ता है वो हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। ये थेल्स प्रमेय कहती है। अब इसको हम परिभाषा के रूप में लिखते हैं। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर, चित्र में बताया था मैंने आपको, एक भुजा के समांतर यदि एक रेखा खींची जाए तो वह रेखा क्या करेगी? शेष दोनों भुजाओं को, AB और AC को, शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। कैसे बांटती है? देखो अब मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको किस तरह से ये शेष दोनों भुजाओं को अनुपात में बना के क्या अनुपात बनेगा इसमें अनुपात बनेगा। देखो बेटा, ये रेखा अगर इसके समांतर है, पहली शर्त यही है, ये रेखा इसके समांतर होनी चाहिए, अर्थात कौन सी रेखा? DE किसके समांतर होनी चाहिए? BC के। तो यहाँ लिखा मैंने यदि DE समांतर है किसके? BC के। समांतर का निशान होता है जो खड़ी लाइनें होती है दो। यदि DE समांतर है BC के, जो DE रेखा है ये अगर BC के समांतर है तो फिर बाकी की दोनों भुजाएं समान अनुपात में बटेगी। कैसे बनेगी? अनुपात क्या बनेगा? AD बटा DB। दो टुकड़े हो गए रेखा के, यहाँ पर देखो AD बटा DB। ठीक है, ये अनुपात बनाओ। अनुपात मतलब बटा सम भिन्न के रूप में लिखना। AD बटा DB, AD बटा DB समान अनुपात बता रहा है तो बराबर का निशान आएगा। और दूसरा अनुपात क्या बनेगा दूसरी भुजा का? AE बटा EC। तो यहाँ पे लिखेंगे AE बटा EC, ये अनुपात बना है। अगर DE समांतर है BC के, ये रेखा इसके समांतर है, तो शेष दोनों भुजाएं इस अनुपात में बटेगी। AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ठीक है बेटा, तो ये थेल्स प्रमेय है आपकी। सिद्ध करवाने के लिए तो नहीं कहेगा, ये परिभाषा याद रखने के लिए आपको मैंने समझाया है। बस चित्र दिमाग में रखिए कि त्रिभुज है, उसके बीच में से एक रेखा खींचनी है जो नीचे वाली रेखा के समांतर होनी चाहिए। तो शेष दोनों भुजाओं को क्या करेगी? समान अनुपात बनाएगा। नाम देंगे तो अपने आप अनुपात बन जाएगा। AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ठीक है, ये हो गया बेटा थेल्स प्रमेय इसका पूरा। अब देखिए अगला, और क्या प्रश्न पूछ सकता है अब इसमें से? एक एक नंबर में आपके या 2 नंबर में भी पूछ सकता है ऐसे प्रश्न। जैसे अब ये थेल्स प्रमेय है, इससे संबंधित प्रश्न 2 नंबर में पूछ सकता है आपसे। कैसे पूछेगा 2 नंबर में प्रश्न बेटा? अभी आएगा, देखो आगे प्रश्न 11वां प्रश्न, वो समझाएंगे आपको। इसमें और 1 नंबर वाले जो प्रश्न बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं बेटा? समरूपता के नियम। क्या बन रहे हैं? समरूपता के नियम। 4 नियम है हमारे समरूपता के, 3 ही है वैसे नियम, तो एक उपनियम है तो वो भी उसमें नियम में शामिल हो जाता है। इस तरह से समरूपता के 4 नियम है। समरूपता के नियम, नियम भी कहते हैं इनको। और दूसरा क्या होता है? कसौटियाँ, समरूपता की कसौटियाँ। ठीक है बेटा, इनको अच्छी तरह से याद रखना है बेटा। छोटा प्रश्न, इनमें से एक प्रश्न तो 100% बनना है चारों नियमों में से। जैसे पहला लिखा मैंने यहाँ पर S S S,
इसका मतलब क्या होता है एस 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 का मतलब एस मीन्स साइड, साइड मीन्स क्या होता है भुजा। त्रिभुज में कितनी भुजा होती है 3, तो 3 बार ऐसे लिखा है। तो इसका अर्थ क्या हो गया भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड, अर्थात भुजा 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 नियम। ठीक है बेटा, भुजा 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 नियम। अब 1 नंबर वाले प्रश्न में कुछ भी पूछा जा सकता है, आपसे यही पूछ सकता है समरूपता के एस 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 नियम का अर्थ क्या होता है। अर्थ होता है भुजा 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 नियम, समझ गए ना। और नियम क्या होता है, नियम पढ़ा देते हैं आपको। देखो एस 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 नियम में क्या हो जाएगा बेटा, इधर लिखते हैं। यदि दो त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएं, यदि दो त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएं समानुपाती, यदि दो त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएं समानुपाती, ऊपर जो नियम पढ़ा था हमने उसमें पढ़ा था भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, समानुपाती हों, तो एस 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 नियम से वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से नियम से, एस 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 नियम से वे दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप। केवल भुजाएं समानुपाती हो, इसमें केवल कोण वोणों के बारे में कुछ नहीं लिखा है। एस 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 नियम में क्या है, 3 बार एस है तो तीनों भुजा की बात कर रहा है, तो तीनों भुजाएं कैसी होनी चाहिए, तीनों संगत भुजाएं कैसी होनी चाहिए समानुपाती। समरूपता में पहले पढ़ा था भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, संगत भुजाएं कैसे होनी चाहिए समानुपाती। तो ऐसे 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 नियम से वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे आपस में समरूप होंगे। ठीक है बेटा, ये पहला नियम हो गया समरूपता का। जो दूसरा नियम है समरूपता का बेटा वो क्या है, बड़े सीधे सीधे नियम है, सीधे सीधे तरीके से याद रखना है। दूसरा जो नियम है ए, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, ए फॉर एंगल, एंगल मीन्स क्या होता है कोण। तो 3 बार ए है, त्रिभुज में 3 ही कोण होते हैं, कोण 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 नियम। ये लीजिए ए नियम मतलब कोण 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 नियम, याद रखना अच्छी तरह से। ए का अर्थ पूछ सकता है वो आपसे, तो कोण कोण कोण, एंगल एंगल एंगल। ठीक है बेटा, अब ये नियम क्या होता है, देखो इसमें क्या हो जाएगा, केवल भुजाओं की बात नहीं कर रहा है, इसमें केवल कोणों की बात कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यदि दो त्रिभुजों के तीनों संगत कोण समान हो, कोण समान होनी चाहिए और भुजाएं कैसी होनी चाहिए समानुपाती होनी चाहिए। समझ गए, ये पढ़े थे ना। ऐसे 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 नियम की बात करेंगे, भुजा 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 नियम की, तो उसमें तीनों भुजाओं की बात करेंगे और भुजाएं कैसी होती है समानुपाती होती है, समान नहीं होती है, ध्यान रखना कहीं समान कर दो आप। और अगर ए नियम मतलब कोण 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 नियम की बात करेंगे तो उसमें क्या होना चाहिए, तीनों संगत कोण क्या होने चाहिए समान होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, समान हो। तो कौन से नियम से, ए नियम से वे दोनों त्रिभुज जिसके कोण समान है तीनों, दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप होंगे। ए नियम से वे दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप होंगे। तो बेटा समरूपता के 2 नियम हो गए, तो ऐसे 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 नियम जिसमें तीनों संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, और एक ए मतलब कोण 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 नियम जिसमें तीनों संगत कोण क्या होने चाहिए समान होने चाहिए। तो ये समरूपता के नियम हो गए आपके 2। अब तीसरा नियम आपको बताते हैं, देखो हम पेपर में भी लिखे हुए ये सारे, आपको दिख भी रहे होंगे वीडियो के अंदर, पेपर में सारे प्रश्न लिखे हुए हैं। देखो ऐसे 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 नियम भी है, ए नियम भी है। तीसरा नियम आ रहा एस एस नियम। देखिए क्या होता है एस एस नियम, इसको भी समझाते हैं आपको। एस एस, इसका हिंदी लिखिए पहले। एस मीन्स क्या होता है साइड, साइड का मतलब भुजा। फिर आ रहा है ए फॉर क्या होता है एंगल, एंगल मीन्स क्या होता है कोण। और फिर एस आ रहा है तो एस का मतलब भुजा, अतः नियम क्या बन गया भुजा कोण भुजा नियम। ये क्या होता है बेटा, इसमें 2 भुजा और 1 कोण की बात कर रहा है, 2 तो एस है तो 2 तो भुजा और 1 कोण, लेकिन कोण कौन सा होना चाहिए, इन दोनों भुजाओं के मध्य का कोण, अंतर्गत किया गया कोण होना चाहिए, बीच में आ रहा है ए।
अगर ये ए इस तरह से लिखा हो ASS, तो ये समरूपता का नियम नहीं है, सर्वांग समता में हो सकता है, सर्वांग समता में हो सकता है ये नियम। और जैसे SSA ऐसे लिखा तो भी ये समरूपता में नहीं है, लेकिन सर्वांग समता में हो सकता है। समझ गए ना? तो समरूपता में ये नियम नहीं होते हैं, सर्वांग समता में होते हैं। जो 9th क्लास में प्रश्नावली आपकी, समरूपता में ऐसे नियम नहीं होते हैं। समरूपता में नियम क्या होता है बेटा? ए बीच में ही आता है, SAS नियम। ये क्लियर रहे अपने दिमाग में, ठीक है। अब नियम क्या होता है लिख देते हैं यहाँ पर, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। यदि दो त्रिभुजों की कितनी भुजा, कितनी बार ऐसा आ रहा था? 2 बार आ रही थी भुजा, तो 2 भुजा लिखनी है इसमें। 2 संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए? भुजाएं क्या होती है? समान है समानुपाती? समानुपाती। यदि 2 त्रिभुजों की 2 संगत भुजाएं समानुपाती हों तथा, और क्या आ रहा है? एक ए आ रहा है ना इसमें, तो कोण तथा, कौन सा कोण? इन भुजाओं के द्वारा बनाया गया कोण, या इन भुजाओं जिन भुजाओं को हमने समानुपाती किया है ना, उन भुजाओं के द्वारा बनाया गया कोण, तथा उन भुजाओं के द्वारा अंतर्गत किया गया कोण समान हो। कोण समान होता है, भुजाएं समानुपाती हो। अर्थात 2 तो भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, 2 भुजाएं क्या होनी चाहिए? संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। और एक कोण की बात कर रहा है, तो कोण कौन सा होना चाहिए? तथा उन भुजाओं के द्वारा अंतर्गत किया गया, अर्थात उन्हीं भुजाओं के द्वारा बनाया गया हो जिनके द्वारा गया कोण समान होता है। उन भुजाओं के द्वारा अंतर्गत किया गया कोण समान हो। तो फिर नियम क्या बन जाता है बेटा? तो SAS नियम से वे दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। SAS नियम से वे दोनों त्रिभुज क्या होते हैं बेटा? समरूप होते हैं। अब देखिए, ये आपका तीसरा नियम हो गया है, SAS नियम। अब चौथा नियम है, उसको उपनियम भी बोलते हैं, और वो छोटा है। 2 बार ए लिखो, ए का फोर पढ़ाई हमने, क्या होता है? ए फोर एंगल होता है। एंगल का अर्थ क्या होता है? कोण। तो 2 बार ही कोण लिखना है। ए मतलब कोण, कोण नियम क्या होता है बेटा? ये यदि 2 त्रिभुजों के 2 संगत कोण समान हो, 2 त्रिभुजों के 2 संगत कोण समान हो, तो ए नियम से वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ए नियम से वे दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? समरूप। ये चौथा नियम है, जिसको उपनियम भी बोलते हैं, याद रखना। इसमें 2 ही कोण समान होने चाहिए। कोई 2 त्रिभुज है, उसके केवल 2 ही कोण समान हो जाए तो भी वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। कौन से नियम से? ए नियम से होते हैं। ठीक है बेटा? अब ध्यान से देखो, जैसे एक ये त्रिभुज है इसमें, और दूसरा त्रिभुज ये है। इसको मैंने नाम दिया ABC, इसको नाम दिया PQR। ठीक है? अब यहाँ पे देखो, कोण A संगत कौन सा है? कोण P। B के संगत कौन सा है? कोण Q। C के संगत कौन सा है? कोण R। ठीक है? तो कोई से भी 2 कोण बराबर हो जाए, चाहे कोण A बराबर है कोण P के, या कोण B बराबर है कोण Q के, कोई से भी 2 कोण समान हो जाएंगे, तो कौन सा नियम बन जाएगा? ए नियम से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। और जो SAS नियम होता है, इसमें कौन से कोण और कौन सी भुजा बराबर होनी चाहिए, यहाँ लिख देता हूँ। देखो, एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है। इसको मैंने नाम दे दिया ABC, इसको नाम दे दिया PQR। अब इसमें A के संगत कौन सा है? P, B के संगत Q और C के संगत R। ये 3 कोण हो गए। अब SAS नियम
ऐसे एस नियम में दो तो भुजा होती है, जो कोई से भी दो भुजा संगत भुजाएं समानुपाती कर दीजिए। जैसे ए बी की संगत कौन सी भुजा होगी, पी क्यू। ए बी की संगत कौन सी भुजा आएगी बेटा, पी क्यू। तो अनुपात बनाएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर, ए बी बटा पी क्यू बराबर होना चाहिए, दूसरी भुजा कोई सी भी ले ली, चाहे तो ए सी ले लो इसके संगत पी आर हो जाएगी, चाहे बी सी ले लो इसके संगत क्यू आर हो जाएगी। मैं बी सी लिख रहा हूँ, तो बी सी बटा बी सी की संगत कौन सी होगी, क्यू आर। दो भुजाएं तो समान अनुपात हो गई, अनुपात बराबर हो गई दोनों भुजाओं का। अब कौन कौन सा बराबर होना चाहिए, ऐसे एस नियम में ए बी और बी सी भुजा ली है ना हमने इसमें, तो ए बी और बी सी ने कौन सा कोण बना रखा है, बी। पी क्यू और क्यू आर लिए इसकी हमने, तो पी क्यू और क्यू आर ने कौन सा कोण बना रखा है, क्यू। तो कोण बराबर होना चाहिए बी किसके, क्यू के, तब ये ऐसे एस नियम लगता है। ठीक है बेटा, कोण इस तरह से बराबर होना चाहिए। ये आपके कोणों के नियम हो गए सारे। अब देखो एक प्रश्न और बच रहा है इसके अंदर, वो क्या बच रहा है बेटा, जो मैंने आपको ये थेल्सपर में पढ़ाई थी ना, उससे संबंधित प्रश्न है, वो देख लीजिए पेपर के अंदर क्या लिखा हुआ है। और आ भी जाता है ऐसा प्रश्न, 2 नंबर में भी आ सकता है, क्योंकि प्रश्न 2 नंबर का आएगा इसमें। यदि डी ई समांतर बी सी है, चित्र दिया हुआ है, जो डी ई रेखा है किसके समांतर है, बी सी के, तो ई सी का मान ज्ञात करो। ई सी जो भुजा है उसका मान ज्ञात करिए। डी ई अगर बी सी के समांतर है तो शेष दोनों भुजा ए बी और ए सी क्या होगी, बराबर अनुपात में बटेगी, अर्थात ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ई सी। इसमें ए डी का मान 2 दे रखा है, बी डी का मान 3 दे रखा है, ए ई का मान 4 दे रखा है, ई सी का मान पूछ रहा है कि बताओ ई सी का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे। तो देखो इसको इस तरह से करना है, लिखना है कि डी ई समांतर है बी सी के, दे रखा है हमको प्रश्न में, तो प्रमेय कौन सी लगनी है इसमें, थेल्स प्रमेय के अनुसार लिख दो, या प्रमेय जो प्रश्नावली है उसमें 6.1 नंबर है इस प्रमेय का, तो प्रमेय 6.1 भी लिख सकते हैं। प्रमेय 6.1 के अनुसार अनुपात क्या बनेगा, ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ई सी, ये अनुपात बनेगा। ए डी बटा बी डी लिख दो चाहे डी भी लिख दो, एक ही बात है। ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ई सी, अगर ये इसके समांतर है तो ये लिखा है, अगर समांतर है तो प्रमेय के अनुसार अनुपात बन जाएगा ए डी बटा बी डी बराबर ए बटा ई सी। ए डी का मान रख दिया 2, क्योंकि हमको प्रश्न में दे रखा है ए डी का मान 2, बी डी का मान कितना दे रखा है 3, तो 3 लिख दिया, ए ई का मान कितना दे रखा है 4 लिख दिया, और ई सी का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा था हमसे, तो ई सी का ई सी लिख दिया, ऐसे कैसे ई सी उतार दिया। इसको क्या कर दिया बेटा, वज्र गुणन, क्या कर दिया, वज्र गुणन। तो देखो ई सी तो किससे गुणा होगा, तिरछा गुणा करेंगे तो 2 से, तो ये 2 ई सी हो गया। 3 किससे गुणा होगा, 4 से, तो 3 चौक 12 हो गया। इसी का मान निकालना था तो 2 का इधर क्या करेंगे, पक्षांतरण, तो इसी बराबर 12 बटा 2, 2 था बटा में चला गया, क्योंकि इधर गुणा में था, इसी के साथ गुणा होके आया था, ये दोनों तिरछा गुणा होकर के, तो बटा में चला गया, पक्षांतरण किया तो 2 का भाग 12 में कितनी बार गया, 6 बार गया, अतः इसी बराबर कितना हो गया, 6। ये इसी का मान होगा। ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है, 2 नंबर में पूछ सकता है इसको, 1 नंबर में पूछ सकता है। ऐसे प्रश्न को फेर के जाना बेटा, क्योंकि ये आपकी प्रश्नावली में दे रखा है 6.2 में, शुरू में दे रखे हैं 2-3 प्रश्न, पहले प्रश्न में 3 प्रश्न दे रखे हैं, दूसरे में भी शायद 3 प्रश्न दे रखे हैं। तो ऐसे प्रश्न अवश्य फेर करके जाएं, इनमें से ही पूछना है। ठीक है बेटा, जय श्री राम। और देखिए वीडियो को 27 तारीख से पहले दबा के देखिए, एक बार नहीं समझ में आ रहा तो 2-4 बार देखिए, 5 बार देखिए, 10 बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सारी वीडियो को देखिए, सब में से छोटे छोटे प्रश्न हैं, उनके जो आने हैं वो काफ़ी चुन करके बनाए हैं मैंने, तो उनको ध्यान से समझिए और थोड़ा सब्सक्राइब भी कीजिए। अपने जो मित्र हो, चाहे किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, उनको ये लिंक शेयर कीजिए, मेरे इसके बारे में, चैनल के बारे में बताइए, ताकि सब लोगों को फ़ायदा मिल सके इसका। और सबसे इसको थोड़ा सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि सब्सक्राइब बहुत कम पढ़ रहे हैं। अगर ऐसे रहे तो फिर मेरा मन भी थोड़ा विचलित हो जाता है, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ भाई, वीडियो को देखिए खूब और सब्सक्राइब भी बढ़ाइए, सब्सक्राइब भी कीजिए वीडियो को। जय श्री राम। ओके।